आज हम लोग एक पुष्प या फ्लावर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी जो शब्दावली है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्सोनॉमी में। और हम किसी भी प्लांट को या किसी भी फ्लावर को तभी हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं अगर हमको स्पष्ट रूप से इसकी जो शब्दावली का ज्ञान हो। और फ्लावर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये प्लांट्स के आइडेंटिफिकेशन में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हमें फ्लावर की जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आकारिकी की दृष्टि से या मॉर्फोलॉजिकल जो दृष्टि है उसके अनुसार फ्लावर को हम लोग एक रूपांतरित प्ररो या मॉडिफाइड शूट कहते हैं। और इसके जितने भी अंग होते हैं, जैसे जो इसके सेपल्स हैं, इसके पेटल्स हैं, इसके स्टेमन्स हैं और इसके कार्पल्स हैं, ये सभी मॉडिफाइड लीव्स होती हैं। मतलब कि ये सभी लीफ की रैंक होगी जो कि मॉडिफाई होके अलग अलग रोल प्ले करती हैं। तो आपको मेन जो याद रखना है कि अगर आपसे कोई डिफ़ाइन करने के लिए कहता है कि व्हाट इज़ अ फ्लावर, तो हमें कहना है कि फ्लावर इज़ अ मॉडिफाइड शूट। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, मॉर्फोलॉजिकली ये एक कंप्रेस्ड फर्टाइल शूट या प्ररो है और इसके जितने भी अंग हैं वो मॉडिफाइड लीव्स या फ्लोरल लीव्स होते हैं। और इसका जो मुख्य काम होता है वो है फल का और बीज का निर्माण करना। और ये जैसे मैंने अभी बताया था, पौधों के आइडेंटिफिकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो फ्लावर प्ले करता है। फ्लावर का अगर हम लोग एलएस देखें तो पहले हम इसकी शब्दावली को देख लें। जो फ्लावर का वृंत है उसको पेडिसल कहते हैं, जो इसका पुष्प आसन है उसको रिसेप्टिकल कहते हैं, जो सेपल्स का चक्र होता है सबसे बाहरी, जिसको बाहरी दल भी हम लोग कहते हैं, उसको बाहरी दल पुंज या उसको हम लोग इंग्लिश में कैलिक्स कहते हैं। जो पेटल्स का चक्र होता है उसको हम लोग कोरोला या दलपुंज कहते हैं। स्टेमन्स के चक्र को एंड्रोशियम या पुमंग कहा जाता है। और जो कार्पल का चक्र होता है उसको हम लोग गायनोशियम या हिंदी में जायांग कहते हैं। जो फ्लावर पार्ट्स हैं उसको हम लोग नॉन एसेंशियल और एसेंशियल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनको हम लोग एसेंशियल पार्ट्स में रखते हैं। और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो कैलिक्स और कोरोला, बाहरी दलपुंज और दलपुंज जो है वो नॉन एसेंशियल पार्ट्स हैं, और पुमंग और जायांग ये फ्लावर के एसेंशियल पार्ट्स हैं। अब हम फ्लावर को पूर्ण और अपूर्ण भी कह सकते हैं। जब हम फ्लावर का डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं तो हमें हर चीज़ को बताना होता है। जैसे हमारे हाथ में अगर एक पुष्प है तो हम पहले बताएंगे कि इसमें वृंत है या नहीं है, फिर इसमें ब्रैक्ट है या नहीं है, फ्लावर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। इस तरह से हमें सारे इसकी डिस्क्रिप्शन देनी होती है। अगर फ्लावर में चारों चक्र मौजूद हैं उसको हम लोग कंप्लीट फ्लावर कहते हैं, और अगर उनमें से कोई भी एक चक्र नहीं है तो उसको हम लोग इनकम्प्लीट फ्लावर कह सकते हैं। ये एक फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल जब हम लोग देखते हैं तो हमें इस प्रकार से साइड व्यू हम कह सकते हैं। और जैसे आप जब फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं वो असल में फ्लावर का टॉप व्यू होता है। अगर हम उसको ट्रांसवर्सली सेक्शन काटें तो हमें फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम दिखाई देता है। अब ये ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स क्या होते हैं कि जो फ्लावर के बेस पर एक पत्तीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके कक्ष से पुष्प या पुष्पक्रम निकलता है, उसको हम लोग ब्रैक्ट कहते हैं। अगर किसी फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो हम उस फ्लावर को सहपत्री कहते हैं, फ्लावर ब्रैक्टिएट है। और अगर उसमें ब्रैक्ट नहीं है तो उसको हम असहपत्री कहते हैं। अब कई बारी जो फ्लावर होता है उसके जो वृंत पर अगर कोई पर्न के समान कोई संरचना उसके वृंत पर पाई जाती है तो उसको ब्रैक्टियोल कहा जाता है। और ब्रैक्टियोल अगर किसी पुष्प में प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ब्रैक्टियोलेट या हिंदी में सहपत्रकी कहते हैं। और अगर वो ब्रैक्टियोल एब्सेंट है तो उसको हम लोग ई ब्रैक्टिएट या असहपत्री कहते हैं। अब हम लोग जब अगर और एक चीज़ और, अगर ये ब्रैक्ट्स काफ़ी सारे हों और एक चक्र में प्रेजेंट हों तो उसके लिए इन्वोल्यूकर शब्द का उपयोग किया जाता है। इन्वोल्यूकर आपको दो फैमिलीज़ में देखने को मिलेगा, एक एस्टेरेसी फैमिली के अंदर और एक एपीएसी या अम्बलीफरी फैमिली में। इनमें ब्रैक्ट्स जो है वो एक चक्र का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग इन्वोल्यूकर कहते हैं।
इसके बाद हम लोग फ्लावर को जब क्लासीफाई करते हैं तो हम इसको कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं कि इसमें फ्लोरल लीव्स का अरेंजमेंट एक्सिस पे कैसे है, इसमें जो नंबर ऑफ जो इसमें चक्र हैं उनकी संख्या क्या है, फिर इसमें प्रत्येक चक्र में जो सेपल्स हैं या पेटल्स हैं उनकी संख्या क्या है, इसमें सभी पुष्प अंग प्रेजेंट हैं या नहीं हैं, इनकी सिमेट्री क्या है, और इसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। अगर फ्लावर जो है वो चक्र में व्यवस्थित होते हैं तो उसको हम लोग साइक्लिक फ्लावर कहते हैं। अगर वो सर्पिल तरह से व्यवस्थित होते हैं तो उसमें फ्लावर को हम लोग स्पाइरल कहते हैं। और कई बारी ऐसा होता है कि फ्लावर का एक चक्र जो होता है वो वर्ल में होता है, दूसरा स्पाइरल होता है, उसको हेमीसाइक्लिक कहा जाता है। इसके बाद अगर उसमें कितने चक्र प्रेजेंट हैं, अगर 4 चक्र प्रेजेंट हैं उसको टेट्रासाइक्लिक कहेंगे, अगर उसमें 5 चक्र हैं उसको पेंटासाइक्लिक कहेंगे। जैसे कईयों में एक कैलेक्स के अलावा एक एपिकैलेक्स भी पाया जाता है तो उसमें 5 चक्र हो जाएंगे। उसके बाद अगर इसमें जो सेगमेंट्स हैं सभी वर्ल्स में वो सेम है तो फ्लावर को आइसोमेरस कहेंगे, और अगर नंबर ऑफ सेगमेंट्स अलग अलग हैं तो उसको हेट्रोमेरस कहा जाता है। अब हम आते हैं फ्लावर जो है वो पूर्ण है या अपूर्ण है। तो फ्लावर कंप्लीट हम तब कहते हैं अगर उसमें चारों चक्र पाए जाते हैं, अगर उसमें चारों चक्र नहीं होते हैं तो उसको हम लोग इनकम्प्लीट या अपूर्ण पुष्प कहते हैं। अब आती है बात कि उसमें सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर उसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स दोनों प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोग बायसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी कहेंगे, और अगर उसमें से एक सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो उसको हम लोग यूनिसेक्सुअल या उसको हम लोग एक लिंगी कहेंगे, और अगर दोनों ही उसमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है तो हम फ्लावर को स्टेराइल कहते हैं। अगर एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है हम यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी कहेंगे, और एक लिंगी भी आगे 2 प्रकार का हो सकता है। अगर उसमें मेल सेक्स ऑर्गन या पुंकेसर पाए जाते हैं तो उसको हम पुंकेसरी या स्टेमिनेट कहते हैं, और अगर उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन या कार्पल्स जो हैं वो पाए जाते हैं तो उसको हम लोग पिस्टिलेट या स्त्री केसरी पुष्प कह सकते हैं। अब आती है बात कि फ्लावर की सिमेट्री को लेकर अगर हम लोग बात करें तो इसमें फ्लावर अगर हम उसको एक से अधिक प्लेन में हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं तब उसको हम लोग रेगुलर या एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या समेत पुष्प कह सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आप लोगों को पता है मटर का फ्लावर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मटर का पुष्प जो है वो पढ़ा हुआ है। और मटर में अगर आप देखेंगे तो हम पुष्प को सिर्फ एक ही प्लेन से 2 इक्वल भागों में काट सकते हैं। ऐसी स्थिति में फ्लावर को ज़ाइगोमॉर्फिक कहा जाता है, और ये जो साइन है ये ज़ाइगोमॉर्फिक का होता है, और इसके अंदर पुष्प को हम एक ही प्लेन में काट सकते हैं। इसमें भी आगे 2 कंडीशंस हो सकती हैं। हम उसको मध्य भाग से 2 में काट सकते हैं तो उसको मीडियनली ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं, और अगर लंबाई में 2 में काट सकते हैं उसको हम लोग लेटरली ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और कई बार फ्लावर जो है उसको हम किसी भी तरह से इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते। ऐसी स्थिति में हम लोग फ्लावर को एसिमेट्रिक कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। तो इसके पार्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें पता होता है पुष्प आसन क्या है। पुष्प आसन वो भाग होता है जो कि एक वृंत को ऊपर का जो थोड़ा सा स्वलन भाग होता है जिसके ऊपर फ्लोरल ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं, उसको हम लोग पुष्प आसन कहते हैं। ज़्यादातर ये चपटा होता है, पर कुछ कुछ फ्लावर्स में ये इलोंगेटेड या लंबा सा भी हो सकता है, जैसे कि हमें फैमिली रेननकुलेसी के फ्लावर रेननकुलस में देखने को मिलेगा। उसमें ये थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है, उसको हम लोग प्रिमिटिव कैरेक्टर मानते हैं असल में। तो जो भाग फ्लावर का जिसके ऊपर सभी फ्लोरल पार्ट्स लगे हुए होते हैं उसको हम लोग रिसेप्टिकल या पुष्प आसन कहते हैं। अब एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरियंथ। जिस समय कुछ फ्लावर्स में ऐसा होता है कि उसमें सेपल्स और पेटल्स में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि सेपल्स और पेटल्स का कलर एक ही होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर पेरियंथ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
और पेरियंथ शब्द भी दो तरह से हो सकते हैं कि इसमें हो सकता है कि सभी जो उसके सेपल्स और पेटल्स दोनों ही ब्यूटीफुली कलर्ड हो, रंगीन हो, जैसे लिली फ्लावर में हम लोग देखते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसको पेटलॉयड कंडीशन कहते हैं। दलाब प्रकार का पेरियंथ हम उसमें कह सकते हैं। और कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि हम उसमें बिल्कुल सेपल्स या जैसे ग्रीन कलर के सेपल्स और पेटल्स पाए जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग सेपलॉयड कहते हैं। ये वो उसको हम लोग भारी दलाब भी कह सकते हैं। और पेरियंथ को हिंदी में परिदल कहा जाता है और उसके प्रत्येक सदस्य को हम लोग टेपल या हिंदी में परिदल कहते हैं। और ये पॉलीफिलस और गैमीफिलस का मतलब क्या होता है? पॉलीफिलस का मतलब होता है पृथक परिदलीय। जब सभी परिदल परस्पर रूप से स्वतंत्र होते हैं या अलग अलग होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, उसको पॉलीफिलस कहते हैं। और अगर आपस में ये जुड़े हुए होते हैं तो उसको संयुक्त परिदली या गैमोफिलस कहा जाता है। और उस कंडीशन को जब फ्लावर नेकेड होता है या उसमें सेपल्स और पेटल्स एब्सेंट होते हैं तो उसको एक्लमाइडस कंडीशन भी कही जाती है। अब हम आते हैं बाहरी दल के ऊपर या सेपल्स के ऊपर। तो सेपल्स जो हैं ये ज़्यादातर ग्रीन कलर के होते हैं, पर कुछ कंडीशंस में ये कलर्ड भी होते हैं जहाँ पर ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ज़्यादातर कंडीशंस में सेपल्स जो हैं ये इनका साइज़ बड़ा भी हो सकता है, पर कई कंडीशंस में बहुत छोटे भी होते हैं और कई बार सिर्फ एक तंतु या हेयर के द्वारा भी रिप्रेजेंटेड होते हैं। और इनका जो मेन फंक्शन होता है कि ये फ्लावर को जो कली वाली कंडीशन है उसमें ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। अगर ये सेपल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको हम लोग संयुक्त और बाहरदलीय या गैमोसेपलस कंडीशन कहते हैं, जैसे आपको इस पुष्प में दिखाई दे रहा है। और अगर ये आपस में फ्री होते हैं तो उसको हम लोग पृथक बाहरी दलीय या पॉलीसेपलस कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कोरोला, जो कि दूसरे नंबर का चक्र होता है, उसको दलपुंज या करोला कहा जाता है। इसमें ये ज़्यादातर कलर्ड होते हैं, साइज़ इनका ज़्यादातर सेपल से बड़ा होता है और इनका मेन फंक्शन जो होता है वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं। अब इनके कलर्स ज़्यादातर ब्राइटली कलर्ड होते हैं क्योंकि इनके अंदर कई सारे पिगमेंट्स जो हैं वो पाए जा सकते हैं, जैसे एंथोसाइनिन्स होते हैं। एंथोसाइनिन इसमें लाल, नीला या वायलेट कलर प्रोवाइड करते हैं। जो फ्लेवोन होते हैं वो येलो कलर देते हैं। उसमें कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एट्सेट्रा पाया जाता है। तो इस प्रकार से और अगर कोई पिगमेंट नहीं होता है तो उसमें वो हमें वाइट कलर नज़र आता है। अब आता है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। ये है कि इसमें जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है कि हम फ्लावर को 3 टाइप का डिवाइड कर सकते हैं इस आधार पर कि इसमें पुष्पासन पर जो पुष्पीय भाग का निवेशन या इंसर्शन कैसे हुआ है उसके आधार पर हम लोग फ्लावर को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हाइपोगाइनस, जिसको हिंदी में जायंगाधार कहते हैं। जायंगाधार में क्या होता है कि इसमें पुष्प के जो 3 चक्र होते हैं, जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं और जो इसके पुंकेसर हैं, ये पुष्पासन पे जायांग के नीचे लगे हुए होते हैं। इस प्रकार जो जायांग है वो सबसे ऊपर स्थिर होता है, इसीलिए इसमें हम लोग जो इसके अंडाशय होता है उसको सुपीरियर या उधरवर्ती भी कहते हैं। तो नंबर 1 हो गया हाइपोगाइनस। याद रखिएगा, हाइपो का मतलब होता है नीचे और गाइनस का मतलब होता है कार्पल, मतलब कि कार्पल के नीचे बाकी अंग लगे हुए होते हैं, इंसर्टेड होते हैं। और जो फ्लावर है वो हाइपोगाइनस है या जायांग के आधार पर लगे हुए हैं, जायंगाधार है। दूसरा है कंडीशन जिसको हम लोग पेरीगाइनस कह सकते हैं, परिजायांगी। इसमें जो पुष्पासन होता है वो ज़्यादातर कॉन्केव या प्याला नुमा होता है और इसके किनारों पर सेपल्स, पेटल्स और एंड्रोशियम लगे हुए होते हैं, वो इसके किनारों पर लगे होते हैं। और जो जायांग होता है वो प्याले के भीतर केंद्र पर स्थित होता है।
और पर इसमें जो बात यह है कि जो जायांग है वो पुष्पासन से संयुक्त नहीं होता है। इस कंडीशन को हम लोग पेरिगाइनस या इसको हम लोग परिजायांगी कह सकते हैं। और इसका जो अंडाशय होता है उसको हम लोग, जो इसकी ओवरी होती है उसको हम लोग हाफ सुपीरियर या हाफ इन्फीरियर कह सकते हैं, अर्ध उत्तरवर्ती या अर्ध अधोवर्ती। और जो तीसरा जो इसमें टाइप ऑफ फ्लावर होता है वो होता है जिसको हम लोग एपिगाइनस कहते हैं। एपिगाइनस में क्या होता है कि सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और गायनोशियम की स्थिति इसमें परिजायांगी के समान ही होती है, पर इसमें जो इसका जो ओवरी होती है वो रिसेप्टिकल से संयुक्त हो जाती है।